हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये 40 प्रश्न हैं। इन 40 प्रश्नों में से कई प्रश्न ऐसे हैं जो बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, और साथ ही आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जैसे डीआरडीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, एसएससी एमटीएस, ठीक है। इसके अलावा डीडीए, यूपी पुलिस, इनमें भी पूछे जाते रहते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो आज के जो प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टैकोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन तापक्रम, बी प्रवाह, सी दाब, डी चाल। तो टैकोमीटर से फ्रेंड्स क्या मापा जाता है? टैकोमीटर से चाल मापी जाती है। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? चाल मापी जाती है। इसमें टैकोमीटर से जो सॉफ्ट लगा होता है वाहनों में, सॉफ्ट जो होता है उसके रोटेशन रेट मापते हैं। क्या मापते हैं? रोटेशन रेट। उसी से चाल का पता चलता है, ठीक है। जो ऑटोमोबाइल होते हैं, ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड जो होते हैं, उनमें भी टैकोमीटर का ही प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किस से बचाती है? ए अल्ट्रावायलेट किरणों से, बी कॉस्मिक किरणों से, सी गामा किरणों से, डी एक्स किरणों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों से। ओजोन परत जो है ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर एक बनी हुई एक गैस है, ठीक है, जो वायुमंडल के समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल को 5 मुख्यतः 4 परतों में बांटा गया है, लेकिन एक और जो अंतिम परत है जिसे बाह्य परत कहते हैं, बहिर्मंडल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल पड़ता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। तो ये 5 परतें हो गई, ठीक है। अध्ययन की दृष्टि से हम इनको भी अलग अलग परतों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, और जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनसे हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें क्यों खतरनाक होती हैं, ठीक है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें से स्किन कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन मीन्स त्वचा कैंसर हो जाता है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे हमारे बॉडी पर पड़ेंगी तो उससे स्किन कैंसर हो जाता है। तो ओजोन परत हमें इससे बचाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? तो ध्वनि का तारतम्य किसका अधिक होगा? पुरुषों की ध्वनि का, या फिर शेर के दहाड़ने का होगा, ठीक है, या फिर मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य अधिक होगा, या फिर इनमें से किसी का भी तारतम्य अधिक नहीं होगा। अब आपको बता दें, तारतम्य जितना कम होगा उतनी ही आवाज़ भारी होगी। अगर तारतम्य ज़्यादा है, ठीक है, अगर तारतम्य ज़्यादा है तो आवाज़ पतली होगी, ठीक है, आवाज़ पतली होगी। अगर तारतम्य कम है तो आवाज़ भारी होगी, मोटी होगी, ठीक है। अगर तारतम्य ज़्यादा है, ठीक है, तो आवाज़ क्या है? पतली होगी, महीन होगी, ठीक है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो आवाज़ का तारतम्य होता है वो अधिक होता है। शेर की जो आवाज़ होती है, शेर का तारतम्य सबसे कम होता है, और मच्छर की भिनभिनाहट जो है इसका तारतम्य अधिक होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मच्छर की भिनभिनाहट का तारतम्य अधिक होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस में कैफीन पाया जाता है? तो निम्न में से किस में कैफीन पाया जाता है? ए तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉफ़ी और चाय जो है इन दोनों में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी और चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। लेकिन तंबाकू में फ्रेंड्स क्या पाया जाता है? तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। निकोटिन पाया जाता है तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरा ठंडा होगा, कमरे का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा,
कमरे का तापमान प्रभावित नहीं होगा या फिर कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब रेफ्रिजरेटर जो होता है अंदर एक कमरे में चल रहा है, ठीक है, और उसका दरवाज़ा जो है खोल दिया गया, ठीक है, तो अंदर जो है अंदर धीरे धीरे कमरा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म कमरा हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा, एकदम नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? चीनी, एसिटिक एसिड, ग्रेफाइट, मीथेन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है ये शुद्ध कार्बन पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए चीनी जो शुगर है, इसका जो सूत्र होता है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि कार्बन के 12 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 22 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 11 अणु बन करके शुगर बनाते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड का फार्मूला। अब मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 मीथेन का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो मीथेन जो गैस है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से बनी होती है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण कौन सी गैस है? चीनी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। इसके साथ ही इसमें भी देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 पर बढ़ते हैं आगे। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। क्विक सिल्वर रासायनिक नाम है किसका? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा। ठीक है, पारा को ही क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण को AU से लिखते हैं। ठीक है, चांदी को AG लिखते हैं। ठीक है, और तांबा को CU लिखते हैं, कॉपर। ठीक है, चलिए, और पारा को HG से लिखते हैं। ये इनके सांकेतिक नाम होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, कैम्फर, इथाइल अल्कोहल, सी मोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो कैम्फर को ही कपूर कहते हैं। आप लोगों ने यूज किया होगा, कपूर कहते हैं कैम्फर को ही। ठीक है, कैम्फर को ही कपूर कहते हैं। ठीक है, या कपूर को ही कैम्फर कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में होता है कैम्फर और हिंदी में कपूर कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए ही होगा, यानी कि कैम्फर जो कपूर होता है उसी का ऊर्ध्वपातन होता है। अब देखिए, ऊर्ध्वपातन ऐसी एक क्रिया होती है जिसमें होता क्या है कि ठोस पदार्थ जो होता है, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं बदलता है और सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ठोस पदार्थ जो ठोस होता है वो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है। किसमें? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में ना करके गैसीय अवस्था में बदल जाता है किस क्रिया में? ऊर्ध्वपातन में। ठीक है, तो कपूर जो होता है, कपूर आप देखते होंगे जब जलाया जाता है तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, पीएच मान स्केल का परिसर है। पीएच मान स्केल जो होता है इसका परिसर क्या होता है? तो 0 से 7 होता है, गलत है। 8 से 14, 0 से 14 कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पीएच मान पैमाना होता है, ठीक है, स्केल होता है, उस पर 0 से 14 तक के अंक दिए होते हैं। ठीक है, तो 0 से 14 तक अंक दिए होते हैं पीएच पैमाने में। अब इसमें जो 7 होता है, 7 को कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। उदासीन बिंदु 7 को, ठीक है, उदासीन बिंदु कहते हैं। और ये जो पैमाना होता है पीएच पैमाना, इसका उपयोग क्या किया जाता है? इससे कोई भी विलयन होता है, ठीक है, उसकी प्रकृति जानने के लिए, यानी कि उसकी प्रकृति अम्लीय है या फिर क्षारीय है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसकी प्रकृति जानने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या जानने के लिए? प्रकृति जानने के लिए। ठीक है, जैसे नींबू का जो रस होता है उसका पीएच मान 7 होता है। उसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी रस है, ठीक है, या कोई विलयन है, उसका पीएच मान 7 या 7 से अधिक आ रहा है तो वो कैसा होगा? वो क्षारीय होगा। अगर 7 अगर है तो वो उदासीन होगा, और अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। ठीक है,
तो यहाँ से कई आपके क्वेश्चन क्लियर हुए। तो प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। KMnO4 इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जा सकता है कीटनाशक के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रोगाणुनाशक के रूप में हम पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये एक एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है, ये एक एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये एक एंटीसेप्टिक होता है और इसका प्रयोग हाथों और पैरों में जो त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है, या फिर जो कवक के द्वारा संक्रमण फैल जाता है हाथ या पैरों में, दाद खुजली बन जाती है, ठीक है, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। दाद है, खुजली है, या फिर जो कवक के द्वारा ही दाद खुजली बन जाते हैं। ठीक है, और हाथ और पैरों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी खुजली पड़ती है, कोई भी त्वचा संबंधी रोग है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या है? कोशिका पौधा कोशिका का पावर हाउस, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पौधा कोशिका जो होता है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए लाइसोसोम को गलत, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पौधा का पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ठीक है, तो इससे आपके कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग है जो मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसी से इसका आंसर आप बता सकते हैं। डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियसिस या फिर घेंघा। तो देखिए, डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियसिस जो हैं ये तीनों के तीनों मच्छर से होने वाले रोग हैं ये। ठीक है, ये तीनों के तीनों मच्छर से होने वाले रोग हैं, जबकि घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अब बहुत कम होता है, पहले बहुत अधिक होता है। जब से आयोडीन युक्त नमक उपयोग में आने लगा तब से इस बीमारी की मात्रा जो है बहुत ही कम हो गई है। बहुत कम लोगों को घेंघा रोग फैलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, फीमर, कशेरुक या फिर कपाल हड्डी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये हड्डी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पर? जांघ में पाई जाती है और जांघ के ऊपर में पाया जाता है। कहाँ पर? जांघ के ऊपरी भाग में। ठीक है, ये हड्डी पाई जाती है। तो और इसके बाद में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपी जो है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में पाई जाती है। ठीक है, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? फेफड़ों का कार्य करने के लिए, दिल का कार्य करने के लिए, यकृत का कार्य करने के लिए या फिर डी गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो देखिए, डायलिसिस जो है ये क्या होता है? ये गुर्दा जब खराब हो जाते हैं और गुर्दे का काम क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना। तो जब गुर्दा खराब हो जाता है तो रक्त जो होता है अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो डायलिसिस ये कृत्रिम गुर्दा होता है। ठीक है, कृत्रिम गुर्दा को जब उपयोग करते हैं उसी को डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो रक्त होता है कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण करना ही डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दे का कार्य करने के लिए, यानी कि गुर्दा जब खराब होता है तभी डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। रेशम कीट जो होता है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? सेरीकल्चर। रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर जो होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। हार्टिकल्चर जो होता है ये बागवानी से संबंधित होता है। किससे? बागवानी से।
बागवानी से संबंधित होता है। और इसके साथ ही पिसीकल्चर जो होता है ये मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। ठीक है, मत्स्य पालन को क्या कहा जाते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, देखिए अनुसंधान संस्थान जो होते हैं इनसे कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बरेली, बी मथुरा, सी करनाल, डी पटना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये बरेली में स्थित है, बरेली में स्थित है। ठीक है, बरेली में कहाँ पर स्थित है? बरेली जिले के इज्जत नगर मोहल्ले में स्थित है। ठीक है, इज्जत नगर में स्थित है, इज्जत नगर, नाम बहुत अच्छा है। तो इज्जत नगर में भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। और ये जो है भारत की पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भारत की प्रमुख संस्था है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। कब हुई थी? 1889 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ठीक है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ए एड्रेनालिन, बी थायरॉक्सिन, सी वेसोप्रेसिन, डी इंसुलिन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? एड्रेनलिन को, एड्रेनलिन जो होता है हार्मोन, इसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन। क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ठीक है, देखिए जब शरीर हमारा होता है तनाव की स्थिति में, या फिर बहुत हम डर जाते हैं, या फिर कहीं पर किसी ने हमारा अपमान कर दिया, या फिर पीड़ा वगैरह हो रही है, क्रोध आ रहा है, तो ऐसे में एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, यानी कि इसको आपातकालीन हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपातकालीन परिस्थितियों में जो होता है, ये हमारे जो शरीर है उसका बैलेंस बनाता है, हमें संभालता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 18, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस जो होता है उसमें सूल किसका रूपांतरण है? तना का, अनुपड़ का, पत्ते, या फिर डी कलियों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ते का। कैक्टस जो होता है ये पत्ते का रूपांतरण है, और ये जो कैक्टस है रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, रेगिस्तान में पाया जाता है। सूल जो होता है, सूल किसका रूपांतरण है? ये जो सूल रेगिस्तान में, कैक्टस में बहुत कम पानी वाष्पीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई, उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसको हम सही रूप से सुमेलित करते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है हार्ट जी, तो ये तो सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है टेस्ला, नहीं होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, या चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है, वेबर होता है। प्रेशर का, दाब का पास्कल ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या होता है? सीमेंस ही होता है। ठीक है, तो आपका ये तो बाकी सब सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आविष्कार और आविष्कारक, एक तरफ आविष्कार दिया और एक तरफ आविष्कारक दिए हुए हैं। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनेमो की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। इसको आपको मिलान करना है। तो देखिए डायनामाइट की खोज 1930 में अल्फ्रेड नोबल ने की, डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की। अब आपको याद होगा ईंटा पर नाची, ईंटा पर नाची, कौन नाची भैया? ईंटा पर कौन नाची? ईंटा पर नाची। ठीक है, ईंटा पर नाची आपको याद होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? 8 मीटर, 7 मीटर, या फिर 10 मीटर, या 9 मीटर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 9 मीटर होता है। एक वयस्क मानव जो होता है उसका पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक जो लंबाई होती है वो 9 मीटर की लंबाई होती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं,
अब इस 9 मीटर में 7.5 मीटर की आपकी छोटी आंत हो गई, 7.5 मीटर की आपकी छोटी आंत, और 1.5 मीटर की आपकी बड़ी आंत हो गई, ठीक है। और भी कुछ भाग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 9 मीटर मुंह से गुदा तक की लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 22, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व का जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए कार्बन का, बी मरकरी का, आर्सेनिक का, कैडमियम का। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मरकरी, यानी कि जिसे हम पारा कहते हैं, क्या कहते हैं? पारा कहते हैं, पारा कहते हैं, ठीक है। तो पारा जो है, पारा का प्रयोग पारंपरिक थर्मामीटर में किया जाता है, ठीक है। पारंपरिक थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, और ये जो है अत्यंत ही जहरीला पदार्थ होता है, बहुत जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। पारा जो होता है बहुत जहरीला होता है, आदमी बचेगा नहीं अगर इसने खा लिया या पी लिया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, चांदी, सोना, एल्युमिनियम ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सब कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, कोई समानता नहीं है। तो चांदी, तांबा, सोना जो हैं और एल्युमिनियम ये सब जो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सब बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, किसके? विद्युत के। ये विद्युत के सब बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, चांदी, तांबा और सोना। चांदी, तांबा और सोना और एल्युमिनियम, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ये सभी अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः संयोजन कुंजियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें कॉपी और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट की पूछी गई है। तो कॉपी किससे करते हैं? कंट्रोल सी से। तो कंट्रोल सी ए में है और सी में है। और पेस्ट किससे करते हैं? कंट्रोल वी। अब देखो ए में है, कंट्रोल वी नहीं है, तो ए तो गलत हो गया, बी भी गलत है, डी भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। तो कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, कंट्रोल पी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं? कंट्रोल एक्स से करते हैं कट करते हैं, कंट्रोल एक्स से क्या करते हैं? कट करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 25, घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी संग्रहित की जाती है ठोस अवस्था में, बी गैस अवस्था में, सी तरल अवस्था में, डी किसी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है। तो एलपीजी जो होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो होती है ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है, ये दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और ये जो है ये तरल अवस्था में गैस सिलेंडर में भरी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। किस अवस्था में भरी जाती है गैस सिलेंडर में? तरल अवस्था में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया? देखिए पहले जो शिक्षा का अधिकार था वो मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार शिक्षा के अधिकार को कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 80वां संविधान संशोधन, या फिर 82वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2002 को। तो 2002 को ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि संविधान के भाग 3 में जोड़ दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब से बना? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत क्या है? इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब गुणवत्ता उसकी चाहे जैसी हो, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रश्न नंबर 27, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, ठीक है।
तो ए लीला सेठ, बी ज्ञान सुधा मिश्रा, सी फातिमा बीबी, डी राव जेठ मलानी। तो इसका सही आंसर होगा फातिमा बीबी जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? FM फातिमा बीबी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा का शुभारंभ किया गया। नरेगा का शुभारंभ कब से किया गया? तो नरेगा का शुभारंभ प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा, जिसको नरेगा कहते हैं, ठीक है, इसका शुभारंभ किया गया। तो नरेगा का शुभारंभ फ्रेंड्स कब से किया गया? नरेगा का शुभारंभ किया गया था 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और इसी नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, तो मनरेगा भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कुल कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कुल कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है? 150 दिन, 160 दिन, 100 दिन या 200 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 100 दिन। मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, किसी भी परिवार के एक वयस्क सदस्य को, ठीक है, 100 दिन तक अकुशल रोजगार उपलब्ध कराया जाने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 23, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना थी, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? इसकी शुरुआत पानीपत से करी गई, या फरीदाबाद से, या लखनऊ से, या दिल्ली से की गई। तो इसका सही आंसर पानीपत होगा, यानी कि हरियाणा में ये पानीपत पड़ता है। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा के पानीपत जिले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को। कब? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किया था पानीपत जिले से। प्रश्न नंबर 31, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, प्लूटो। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह पूछा जाए तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अब बुध कितने दिन में परिक्रमा कर लेता सूरज की? मात्र 88 दिनों में ही परिक्रमा कर लेता सूरज की। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ना ही शुक्र का कोई उपग्रह है, बृहस्पति के उपग्रह हैं। प्लूटो को अब ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। IAU ने 2006 को IAU ने 2006 को प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया था। ठीक है, IAQ फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल यूनियन। अब कब निकाला गया था? 24 अगस्त 2006। ये डेट भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, FSC में पूछी जा चुकी है। प्रश्न नंबर 33, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, क्यूबा, ब्राजील। तो भारत तो दूसरे नंबर पे, भारत का स्थान दूसरा है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राजील जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है, तीसरे नंबर पर चीन है। ठीक है, क्यूबा जो है, क्यूबा में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चीनी का निर्माण किया जाता है। तो क्यूबा क्या है? क्यूबा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है। ठीक है, ये इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्यूबा को। प्रश्न नंबर 34, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से? USA के मैक्सिको में से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? इससे गेहूं और चावल पर सबसे अधिक इसका प्रभाव पड़ा और इनकी उत्पादन क्षमता में उत्पादकता थी जो बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ गई, जिससे क्या हुआ? भारत देश जो हमारा है यह आत्मनिर्भर बन गया खाद्यान्न पर। ठीक है, अब भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है। देखिए इस प्रकार के कई सारे शब्द होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई स्ट्रोक, एक और होता है बेस्ट स्ट्रोक होता है, और तीसरा होता है फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल, इन तीनों का संबंध होता है तैराकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे? तैराकी से। अगर पूछा जाए ब्रेस्ट स्ट्रोक का संबंध किससे, तो भी तैराकी होगा। और फ्री स्टाइल, इसका भी संबंध किससे? तैराकी से ही होता है। ये तीन शब्द हैं, ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना। इस वीडियो को 2 या 3 बार जैसे आप देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और ये 40 क्वेश्चन है, इनसे लगभग 100 क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इससे आप ऑप्शन नंबर ए को सही मत कर देना, पहले चारों ऑप्शन पढ़िए। बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी। हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है। और महात्मा गांधी ने ये पुस्तक इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे जहाज पर, तो उसी जहाज पर ही ये हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, पेरिस में, द हेग में, रोम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द हेग। द हेग जो है ये कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। तो द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट, ग्रामोफोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और ये कब की थी? 1867 ईस्वी में की थी। और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, दिया गया था, और इन्हीं के नाम पर फिर नोबेल पुरस्कार आगे भी दिया जाने लगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, या फिर चैम्बरलेन थे, या विंस्टन चर्चिल थे, या क्लीमेंट एटली थे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लीमेंट एटली जो थे भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक था? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस या कर्नल शाहनवाज ने की थी, या हुसैन चित्तरंजन दास ने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कब की थी? 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अब देखिए आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम आपको बताना है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चलती है एक रेलगाड़ी, उसका भी नाम आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चलती है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी चलती है। तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी ये काम अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, आप जल्दी से कर दीजिए लाइक, और जल्दी से कर दीजिए शेयर, इसके साथ ही जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर ये नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो जल्दी जल्दी हम अपलोड करते रहेंगे। और इस बार थोड़ी देर हुई, लेकिन जल्द से अगला वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंत तक देखिए जरूर वीडियो, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना ग्रुपों में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।